नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल आज उत्तराखंड विधानसभा में पेश कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का बिल सदन में पेश किया। सीएम धामी ने जैसे ही सदन के पटल पर बिल रखा, जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे गूंजने लगे। सुबह तकरीबन 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई और सदन शुरू होते ही मुख्यमंत्री ने यूसीसी बिल टेबल किया। इसके बाद विधायकों को बिल पढ़ने के लिए वक्त दिया गया और दोपहर 2 बजे से सदन में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा की शुरुआत हुई। विधायकों ने इस बिल पर अपनी अपनी राय रखी है। सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि आज देश में एक कानून की जरूरत है, तो एक कानून की शुरुआत उत्तराखंड से हो रही है और वो शुरुआत जो है उत्तराखंड से। साथ ही कहा कि अब सबके लिए एक कानून होगा, नए युग की शुरुआत है ये। वहीं विपक्षी विधायकों ने कहा कि उन्हें पढ़ने के लिए वक्त नहीं दिया गया है और इसे ज्यादा समय दिया जाए। देर शाम सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कल यूसीसी बिल राज्य विधानसभा में पास हो सकता है, लेकिन पहले चर्चा होगी। यानी कि आज चर्चा चली, कल भी चर्चा जारी रहेगी। तो विपक्ष के विरोध के बीच ये भी संभावना है, पूरी संभावना है कि कल विधानसभा में ये पास हो जाए। आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं। और आज विभिन्न साथियों ने उस पर अपनी राय रखी है। कल भी हम लोग चर्चा करेंगे और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं 6 तारीख पेश करने की तिथि रही और यदि सारी परिस्थितियां अनुकूल रही तो कल हम अपनी इस सम्मानित विधानसभा के पटल से ये एक महत्वपूर्ण, एक ऐतिहासिक और एक साहसिक बिल कल यहां विधानसभा उत्तराखंड से पास होगा। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर दिया गया। यूसीसी के ड्राफ्ट को क्रांतिकारी बताया जा रहा है क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिनकी लंबे समय से डिमांड की जा रही थी। तो क्या है ड्राफ्ट में सबसे खास बातें, ये हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होगा। अब इस कानून में क्या होने वाला है, यूसीसी के जिस ड्राफ्ट को 20 महीने में तैयार किया गया उसमें आखिर क्या है, वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी बना दिया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के शादी पूरी तरह से अमान्य होगी। शादी रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 20,000 का जुर्माना लगेगा। शादी के लिए लड़का लड़की की उम्र भी तय कर दी गई है। लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल तय की गई है। शादी के नियम तोड़ने पर जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। कानून के खिलाफ शादी करने पर 6 महीने की जेल होगी। 50,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी को लेकर सख्त और साफ प्रावधान किए गए हैं, तो साथ ही तलाक को लेकर भी यूसीसी में बड़े प्रावधान हैं। शादी किसी भी तरीके से हो, तलाक कानून से ही होगा। न्यायिक प्रक्रिया से ही तलाक लिया जा सकेगा। शादी के 1 साल तक तलाक की अर्जी दी नहीं जा सकेगी। शादी के बाद अवैध संबंधों पर भी तलाक लिया जा सकता है। बदला लेने के लिए शादी की गई है तो भी तलाक लिया जा सकेगा। पति पत्नी में से एक ने धर्म बदल दिया तो भी तलाक संभव होगा। तलाक के नियम तोड़ने पर 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। एक से ज्यादा पत्नी रखने पर पूरी तरह से रोक होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी साफ साफ प्रावधान है, जिसमें रजिस्ट्रेशन भी शामिल है। लिव इन रिलेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। लिव इन में आधार कार्ड के साथ रजिस्ट्रेशन होगा। एसडीएम लेवल पर लिव इन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। दोनों पक्षों के माता पिता को भी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा संपत्ति और उत्तराधिकार के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। संपत्ति को संपदा शब्द का नाम दिया गया है। संपदा विवाद पर भी यूसीसी में एक रूपता बनाई गई है। संपत्ति को लेकर स्त्री पुरुषों का बराबर का अधिकार होगा। सभी धर्मों की महिलाओं को पैतृक संपत्ति का अधिकार मिलेगा। सभी धर्मों के लोग बच्चा गोद भी ले सकेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड में उत्तराखंड की जनजातियों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। किसी भी धर्म के अनुष्ठान रीति रिवाजों से छेड़छाड़ नहीं की गई है। साथ ही ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण जैसी कोई बात नहीं की गई है।
लेकिन शादी, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार को लेकर कई बड़े प्रावधान किए गए हैं जो कि सभी धर्मों पर एक समान रूप से लागू होंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इस वक्त सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम त्रिवेदी, एडिटर उत्तराखंड, भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से ही जानते हैं यूसीसी को लेकर। पहले अनुपम त्रिवेदी जी के पास चल लेते हैं। अनुपम जी, जिस तरह की ड्राफ्ट की चर्चा हो रही थी, क्या ये ड्राफ्ट उसी तरह के हैं, उसी तरह का प्रावधान है? और दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों ने कह दिया उन्हें कबूल नहीं यूसीसी। देखिए, इनका जो आपका पहला प्रश्न का पहला हिस्सा है, जो यूसीसी को लेके जो एक आइडिया है कि सारे नागरिकों के लिए एक कानून हो, उस दिशा में जरूर ये पूरी एक्सरसाइज आगे बढ़ी है। और जो ड्राफ्ट है, जिस ड्राफ्ट के कुछ पॉइंट्स जो मैं भी पढ़ पाया हूं, उसमें वही सब बातें हैं कि सबको अधिकार मिले। खासकर ये पूरा यूसीसी का जो बिल है, ये महिलाओं के फेवर में कई बातें कहता है कि जैसे उनको प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता था, कई समुदायों में महिलाओं को राइट नहीं मिलता, मुस्लिम समुदायों में राइट नहीं मिलता, तो उनको अब बराबरी का हिस्सा मिलेगा। और इसके अलावा तलाक के नियमों को बड़ा एक तरीके से उसमें वेरिएशन जो था उसको एक समान बनाने की कोशिश की गई है। अलग अलग उसमें पहले तो अमूमन यह है कि शादी के 1 साल बाद तक कोई भी पार्टनर अपना कोई भी कोर्ट में नहीं मूव कर सकेगा तलाक के लिए, बड़ी बात है। तो एक तरीके की कोशिश है कि जो एक ट्रेंड भी दिख रहा है कि बहुत जल्दी पति पत्नी में संबंध विच्छेद भी हो जाते हैं कई डिफरेंसेस की वजह से, वो सब चीज़ें ना हो, उनको समय दिया जाए। और इसके अलावा जो हलाला, इद्दत जैसी चीज़ें हैं उसको लेके साफ है कि ये सारी एक्टिविटीज़ इलीगल होंगी। जो 2 चीज़ें इसमें नहीं हैं वो फिलहाल जनसंख्या को लेके बहुत कोई साफ बात नहीं है, और इसमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, उत्तराखंड में तो करीब 2% है, उनको लेके भी फिलहाल उनको बाहर रखा गया है। जब आज संसदीय कार्य मंत्री से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि एक बार ये कानून बन जाएगा तो उसमें समय समय पर अमेंडमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल अनुपम जी, लेकिन विपक्ष कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है। एक तरफ विपक्ष का कहना है कि चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसलिए आनन फानन में ये बिल लाया गया, और इस बिल में जो सबसे ज्यादा लोगों को उम्मीद थी कि शायद यूसीसी के जरिए जनसंख्या कंट्रोल करने का कोई तरीका भी हो, लेकिन वो इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा विवादित, क्या इस वजह से उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। इस पर भी आपकी राय लूंगी, लेकिन उससे पहले सुनील नवप्रभात का रुख कर लेती हूं। सुनील, मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि उन्हें कबूल नहीं है यूसीसी। विपक्ष का कहना है, खासकर कांग्रेस का, कि उन्हें वक्त नहीं दिया गया पढ़ने के लिए, तो जब तक वो पढ़ेंगे नहीं वो चर्चा में हिस्सा कैसे लेंगे और सपोर्ट कैसे करेंगे। तो अब कांग्रेस की इस पर क्या रणनीति है? कल फिर से चर्चा होनी है, तो वो क्या आगे करेंगे? देखिए, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, और जिस तरह से न्यूज 18 लगातार सुबह से हम इस बात को कह रहे थे कि विपक्ष अपनी रणनीति को सदन में बदल सकता है। विपक्ष ने, आज हमने सदन में देखा, सुबह से शाम तक जो चर्चा हुई, विपक्ष जिस तरह से ये आमतौर पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बिल का पुरजोर विरोध करेगा, लेकिन आज विपक्ष पूरे सदन के दौरान, पूरे कामकाज के दौरान विपक्ष शांत रहा, वो उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। सामान्य तौर पर जब सदन में बोलने की बारी आई तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने जरूर इतनी बात कही कि ये जल्दबाजी में बनाया गया है यूसीसी का ड्राफ्ट, इसको परवर समिति को रेफर कर देना चाहिए, यानी कि परवर समिति को भेज देना चाहिए इस पर विचार के लिए। इसके अलावा कांग्रेस ने कोई खास आपत्ति इस पर नहीं की, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने अनुपम जी को सुना कि जो इसके बेसिक्स, जो इसमें बदलाव किए गए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट बनाया गया है, वो वुमेन एम्पावरमेंट की उसमें बात कही गई है, और यही कारण है कि विपक्ष भी बहुत सोच समझ के इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जहां तक मुस्लिम कम्युनिटी की बात है, इसके विरोध की बात है, अभी तक ड्राफ्ट लोगों के सामने खुलकर सामने नहीं आ पाया था, क्योंकि किसी भी जाति संप्रदाय, किसी भी पंथ के जो उसके ट्रेडिशनल है, जो रिचुअल्स हैं, उनको कहीं भी छेड़ा नहीं गया है। आपकी पूजा पाठ की जो पद्धति है, आपकी निकाह की जो पद्धति है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। बेसिक ग्राउंड्स पे जो मौलिक अधिकार आपके हैं उनका हनन न हो। किसी बच्चे के जो मौलिक अधिकार है उसको उसके मौलिक अधिकार मिले, किसी महिला के जो मौलिक अधिकार है उनका संरक्षण यूनिफॉर्म सिविल कोड में किया गया है। यही कारण है कि इसके विरोध का कोई ठोस माध्यम मुझे लगता है कि विपक्ष को भी नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सुनील और अनुपम जी, विपक्ष को भी विरोध का बहुत ठोस मुद्दा नहीं दिख रहा है यूसीसी के अंदर। फिर दूसरा सवाल होता है कि फिर यूसीसी से फायदा क्या? अगर हम धर्मों को छोड़ दें, धार्मिक संगठनों को छोड़ दें, तो यहां कुछ ऐसे प्रावधान हैं जैसे लिव इन को लेकर के रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पेरेंट्स को भी जानकारी देनी होगी, और साथ ही अगर शादी होती है 1 साल तक तलाक की अर्जी नहीं दाखिल कर सकते। तो क्या ये अधिकारों में अतिक्रमण नहीं होगा अगर आम पब्लिक के नजरिए से देखें?
देखिए इनका लिव इन की जहां तक बात है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप्स का एक ट्रेंड बढ़ा है पूरे देश भर में और कई बार मामले कोर्ट्स तक भी चले जाते हैं, डिस्प्यूट भी हो जाते हैं। तो इसको लेके जरूर जो पूरी ड्राफ्ट कमेटी है उसने इस चीज को सोचा, इसलिए लोगों की रायशुमारी करी, तो ये बात सामने आई कि भाई रजिस्ट्रेशन भी हो, साथ में जो लिव इन ले रहे हैं उनकी पेरेंट्स को भी ये नोटिस में लाया जाए कि ये जो आपके बालिग पार्टनर्स हैं, जो आपके बच्चे हैं, वो लिव इन में रह रहे हैं। हालांकि इस इशू को लेके मुझे लगता है कि एक बहस की संभावना है। हालांकि हमने कुछ दिनों पहले जो कुछ लोगों से बात करी थी, कुछ ऐसे पार्टनर से बात करी थी, उन्होंने तो संतुष्टि दिखाई। उनका ये कहना था कि हम कम से कम अब सिक्योर है, हमें कम से कम डर रहता था कि हमारा पार्टनर कहीं चला ना जाए। तो एक बात हुई, लेकिन ये एक ऐसा इशू है कि ओपन एंडेड है, यानी कि इसमें डिबेट की संभावनाएं हैं। जहां तक बात है, देखिए शादी की, जैसे मैंने पहले भी कही, आपने भी अभी कही, 1 साल तक कहीं कोई कोर्ट में आप नहीं जा सकते सेपरेशन के लिए। तो एक कोशिश ये भी है कि जो कपल्स के बीच में इस तरीके की नौबत ना आए, उनको टाइम मिले आपस में जानने का, समझने का, तो सीधे कोर्ट में ना चले जाएं। कोई भी मामला अगर पहुंचता है, तलाक का मामला अदालत तक पहुंचता है, उससे पहले फैमिली कोर्ट होती है। फैमिली कोर्ट में सुलझाने की कोशिश होती है, बातचीत के जरिए समाधान तक पहुंचने की कोशिश होती है। ये व्यवस्था तो पहले से ही है, लेकिन यहां पर यह मना कर देना, ये व्यवस्था कर देना कि आप अदालत जा ही नहीं सकते, आप तलाक की अर्जी दाखिल कर ही नहीं सकते, तो ये मुझे लगता है कि इस पर शायद सवाल खड़े किए जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये ओपन एंडेड सवाल हैं। असल में देखिए कुछ ये नए प्रावधान हैं, 1 साल तक आप कोर्ट नहीं जा सकते। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें आपत्ति हो सकता है कुछ लोग आने वाले दिनों में कोर्ट की तरफ जाएं, इसमें अर्जियां लगाएं इसको लेके। ये सरकार भी मान के चल रही है, सरकार में जो अधिकारी हैं वो भी इस चीज को मान के चल रहे हैं कि कुछ लोग हो सकता है चैलेंज करें। इसीलिए ये बात सामने आई है कि एक बार जब ये बिल पे चर्चा होगी और बिल में चर्चा में जो बात निकलेगी और उसके बाद जब ये गवर्नर के पास जाएगा, उसके बाद इसको राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यानी कि जब राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाएगी तब एक कानून की शक्ल इख्तियार करेगा, तब एक कानून की शक्ल लेगा, इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो एक प्रोसेस है, इसके बाद भी एक लंबी, और मुझे लगता है इसके बीच में जैसे मंत्री का कहना था, संसदीय कार्य मंत्री का, कि समय समय पे हम जो भी जरूरत लगेगी हम इसमें अमेंड कर सकते हैं। किसी भी कानून की तरह अमेंडमेंट इसमें भी हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं, नई चीजें जोड़ी जा सकती हैं, और जहां पर कोई पॉइंट और जोड़ने की या हटाने की बात लगेगी तो वो भी हो सकता है। जी ठीक है, तो सब धर्म एक समान, इसी उद्देश्य के साथ यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया। लाखों लोगों से इस पर रायशुमारी की गई, जिसके बाद ये ड्राफ्ट बना और आज ये टेबल हो चुका है बिल की शक्ल में। कल पास हो जाता है, फिर राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद यह कानून भी बन जाएगा। उत्तराखंड पहला राज्य हो जाएगा यूसीसी को लागू करने वाला। सुनील, कल अगर ये पास हो जाता है, उसके बाद की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से ये बात आगे बढ़ेगी, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, कल जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, एक बार फिर से इस बिल पर चर्चा होगी, क्योंकि आज कांग्रेस के बहुत सारे मेंबर्स ने ये कहते हुए मना कर दिया था चर्चा में भाग लेने से कि उन्होंने अभी ड्राफ्ट नहीं पढ़ा है, उनको समय चाहिए। यही कारण है कि जब हम सुबह अपने दर्शकों से रूबरू थे तो हमने कहा था, और सदन की जो कार्यसूची थी उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि आज ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल है वो टेबल होगा, आज ही उसको पास करा लिया जाएगा। लेकिन सदन में जब चर्चा हुई तो उसके दौरान ये डिसीजन किया गया कि आज जो बिल है उसको टेबल करने के बाद चर्चा होगी और कल भी इस पे चर्चा होगी, कल इसका पारण किया जाएगा। ये बात आप मान के चलिए कि इस बिल के पास होने में कोई भी दिक्कत नहीं, और कल हर हाल में बिल पास होने वाला है, क्योंकि जो ट्रेजरी बेंच है, सत्ता पक्ष है, उसके पास अपना बहुमत है, पूरी तरह से बहुमत है, तो बिल को हर हाल में वैसे भी पास करा लेगा। लेकिन कल इस पर चर्चा होगी और कल बिल पास होने के बाद ये राज्यपाल को रेफर हो जाएगा, राज्यपाल इसकी स्टडी करेंगे। राज्यपाल को लगेगा कि इसमें कहीं केंद्रीय कानूनों का इसमें हनन, कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है केंद्रीय कानूनों के साथ, तो राज्यपाल चाहें तो उसको राष्ट्रपति को रेफर भी कर सकते हैं। तो जहां तक संभावना है, अभी आपने एडिटर अनुपम जी को सुना, उनकी संसदीय कार्य मंत्री से बातचीत हुई थी, संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि ये राष्ट्रपति को रेफर किया जाएगा। तो राष्ट्रपति को रेफर होने के बाद ये बिल का शक्ल, कानून का शक्ल ले लेगा अगर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। तो कल एक और महत्वपूर्ण बिल अनामिका टेबल होगा, जो टेबल हो चुका है उस पर कल पारित होगा, राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का बिल। तो कल ये दोनों बिल पारित होंगे। तो कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, एक तरफ क्षैतिज आरक्षण का बिल होगा, दूसरी तरफ यूसीसी चर्चा और उस पर पास होने का। धन्यवाद आपका सुनील, बहुत बहुत हमारे साथ बने रहने के लिए। अनुपम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। यूसीसी बिल में कई सारे प्रावधान हैं और विधानसभा में बिल पेश होने के बाद न्यूज 18 ने संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से बात की है। उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। विधानसभा में यूसीसी का ड्राफ्ट बिल आज पेश हुआ है। हमारे साथ हैं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, 12 फरवरी 2022 आज वो सौभाग्यशाली दिन हमारे
इस उत्तराखंड के लिए आया है कि जब विधानसभा में इस विधेयक को टेबल किया गया, और मैं समझता हूं कि ये उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत गौरवशाली क्षण है, ऐतिहासिक दिन है, आनंदित करने वाला दिन है। और चूंकि हम लोग देवभूमि के रहने वाले लोग हैं, अनेकों अवसर आए हैं कि जब हमने पहल की है, जो संकल्प से सिद्धि तक जो उनका मूल मंत्र है, उन्होंने साहस दिखाया। वर्षों वर्षों तक जिन्होंने राज्य किया, शासन किया, जो लोग सिर्फ तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करते रहे, जबकि आप जानते हैं कि संविधान में भी बहुत स्पष्ट तौर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे विपक्षी साथी, उनके नारे लगा रहे थे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम दूसरी बात का विरोध। उन डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ उन्होंने कितना अन्याय किया। हम 1990 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रस्ताव पे उनको भारत रत्न दिया गया, और आज उन्हीं के पदचिन्हों पे हम लोग चल रहे हैं। और आज जिस प्रकार से मैंने कहा ना, संकल्प से सिद्धि तक मुख्यमंत्री ने साहस दिखाया, वो अभिनंदन के पात्र है। और मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस शुभ अवसर पर बहुत बधाई दे रहा हूं। इधर कांग्रेस ने यूसीसी के ड्राफ्ट को पढ़ने के लिए वक्त मांगा है और कहा है कि वो चर्चा में कल हिस्सा लेंगे। साथ ही कहा कि जनजातियों को बाहर रखना सरकार की मजबूरी है। आज पटल पर रखा गया है। निश्चित रूप से 182 पेजेस का ड्राफ्ट है, और उसको पढ़ करके हम देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संविधान के विपरीत जो है कुछ कृत्य किया गया हो, या संसद द्वारा जो कानून पारित हुए उन कानूनों का दुरुपयोग तो नहीं हुआ है। ये सब देखेंगे। कल हम इस परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कहेंगे, और जो यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार ने सदन के पटल पर रखने का काम किया है, और उसके बारे में बात करेंगे। जनजातियों को इससे बाहर रखा गया, इस तरह का रिएक्शन सर आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, अब जनजातियों को बाहर रखना सरकार की मजबूरी थी। वो मजबूरी इसलिए थी कि जनजातियों के परिप्रेक्ष्य में जो कानून बने हैं वो संसद से पारित है, और उसका वायलेशन जो है राज्य सरकार कर सकते हैं, इसलिए बाहर रखने का काम जो है सत्ता में बैठे लोगों को करना पड़ा। यूसीसी को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने बड़ा ऐलान किया। जमीयत उलेमाए हिंद के नैनीताल जिले के अध्यक्ष ने यूसीसी के नियमों को खारिज करते हुए ऐलान कर दिया कि ये इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ है, लिहाजा जमीयत इसे कानूनी चुनौती देगी। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि जमीयत यूसीसी के लिए सड़कों पर विरोध के पक्ष में नहीं है। इसमें मजीद किसी कानून की जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता यह है कि हमने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीयत उलमा के अध्यक्ष ने ये ज़रूर कहा है, और हमने भी यहाँ पर ये अपील करी है कि हम इसके लिए सड़कों पे नहीं उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसके लिए कोर्ट के दरवाजे हैं, जो हम लोग आगे क्या रणनीति बनती है, लेकिन फिलहाल हम इस यूसीसी को कबूल नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम संगठन भले ही सवाल उठा रहे हो, लेकिन मुस्लिम समाज की महिलाएं यूसीसी का स्वागत कर रही हैं। सीएम धामी और पीएम मोदी का आभार भी जता रही हैं। धन्यवाद देना चाहती हूं और शुक्रिया अदा करना चाहती हूं धामी जी का, जो उन्होंने हमें ये क्रूर प्रथा से अपना निकाला है, निजात मिली है। और ये देवबंद में क्या, कौन से फतवे, कौन सा वो, कहाँ कुरान में लिखा है? मुझे बताइए, कौन से कुरान में लिखा हुआ है आपको 3 तलाक देंगे? कौन से कुरान में लिखा है आपको इद्दत देंगे? कौन से कुरान में लिखा है? ये सिर्फ वो लोग बोल रहे हैं जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं। ये है, एक हलाला से हम लोगों को छुटकारा मिलेगा, जो कहीं नहीं लिखा है कुरान में, कहीं लिखा ही नहीं है कुरान में। 3 तलाक से हमें छुटकारा मिलेगा। फतवों की जो राजनीति होती थी मुसलमान महिलाओं के लिए, नहीं आपको फतवा ये जारी हो गया, ये जारी हो गया, ये सब खत्म हो गया है आज हमारा ना। तो आज हम महिलाएं बहुत खुश हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुक्रिया करना चाहती हूँ हमारे धामी जी का और मोदी जी का। सीएम पुष्कर सिंह धामी को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बड़ा समर्थन मिल रहा है। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने दिल खोलकर सीएम धामी की तारीफ की है। तोगड़िया ने कहा कि एक देश में एक मजहब के आधार पर 2 कानून नहीं हो सकते। तोगड़िया ने इतना ही नहीं बल्कि और कहा, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लाकर देवभूमि में संभावित पाकिस्तान की नींव पड़ने से देवभूमि को बचा लिया। उन्होंने कहा कि जो इस कानून को नहीं मानने का दावा कर रहे हैं वो इस देश में रहने लायक नहीं।
आज हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरों में से एक प्रवीण भाई तोगड़िया जी आज उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं और हल्द्वानी हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, क्या कहेंगे? धामी सरकार ने वादा किया था। के लिए मैं उत्तराखंड सरकार को अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि आपने सुंदर काम किया। आशा रखते हैं कि पूरे देश में यूसीसी आ जाए। मजहब के आधार पर एक देश में दो कानून नहीं हो सकते। ट्राइबल की परंपरा है, इसलिए ट्राइबल को यह कानून से मुक्त रखना चाहिए, परंतु मजहब के आधार पर दो कानून देना मानी भविष्य में पाकिस्तान की नींव रखना, उत्तराखंड में यूसीसी लाकर संभवित पाकिस्तान की नींव खत्म कर दी है। लेकिन जो जमीयत उलेमाए हिंद है उसका ये कहना है कि भाई वो इस कानून को नहीं मानेंगे, क्योंकि जो इस्लामी रवायतें चली आ रही हैं वो उस पर दखल दे रहा है ये पूरा का पूरा यूसीसी। जिनको भारत का कानून मानना नहीं है वह सत्वर अरबस्तान चले जाए, वरना उनको जेल के सलाखे के पीछे सरकारें भेज देगी। प्रवीण भाई तोगड़िया का बड़ा बयान, और उन्होंने यूसीसी का साफ समर्थन किया है और उन्होंने कहा कि एक देश के भीतर दो कानून नहीं चल सकते, इसलिए धामी सरकार ने जो कदम उठाया है वाकई काबिल तारीफ है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।